नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सभी दलों ने छठ के बाद चुनाव कराने की मांग की है। आज शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान होगा। 22 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है, ऐसी सभी दलों की मांग है। तो आपको बता दें कि आज इलेक्शन कमीशन महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और तमाम जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें जो चुनाव से संबंधित होगी, उनका आज ऐलान किया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिहार में होने वाले असेंबली इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनावी बिगुल आज बिहार में बजने जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि सभी दलों ने ये मांग की है कि छठ के बाद ही चुनाव हो। साथ ही कई राजनीतिक दलों की ये भी मांग है कि छठ के बाद चुनाव होने के साथ साथ एक ही फेज में मतदान की प्रक्रिया यानी कि वोटिंग खत्म हो। लेकिन कयास फिलहाल ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार में 2 फेजेस में चुनाव होना संभव है और ये सभी जो तमाम बातें हैं ये आज साफ हो जाएंगी। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की और इस दौरान सभी बातें जो हैं बिहार चुनाव से संबंधित क्लियर होने जा रही है और साथ ही चुनावी तारीखों का ऐलान भी आज ही होगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दिन भूतनाथ से न्यू आईएसबीटी तक पहले फेज की मेट्रो के परिचालन का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में ये मेट्रो सेवा 4.3 किलोमीटर रूट पर चलेगी, जो 3 स्टेशन आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ रोड के बीच संचालित होगी। आपको बता दें कि मेट्रो के कोच को मधुबनी पेंटिंग से खास तौर पर सजाया गया है, जो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। और इसी कड़ी में जनता टीवी के संवाददाता संजय कुमार ने उद्घाटन के बाद मेट्रो में सफर कर यात्रियों की तस्वीरें दिखाई हैं। पटना में मेट्रो का आज से शुरुआत हो गया, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और तो मैं अभी मौजूद हूँ पटना मेट्रो रेल में। जिस तरीके से देख सकते हैं, ये मेट्रो का अंदर की जो है वो तस्वीर है। इस तस्वीर में जितने भी यहाँ पे लोग हैं, यात्री हैं और कुछ पत्रकार हैं जो यहाँ खुद यहाँ पहुँचे हैं और कवर कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे की तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित इस वजह से है कि यहाँ मेट्रो की शुरुआत जो है बिहार में पटना जिले में पहली बार जो है वो किया गया, जिससे लोगों को जो है काफ़ी इंतजार था एक लंबे समय से और वो इंतजार जो है अब खत्म हो गया है। तो ये तस्वीर और तमाम जो लोग हैं वो अब अपने मोबाइल में इस मेट्रो के दृश्य को जो है कैद करना चाह रहे हैं। किस तरीके से इसे जो है कैद किया जाए ताकि इसका जो उत्साह है वो काफ़ी लंबे समय तक हो। और आपको बता दें कि ये भूतनाथ और 0 माइल और पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल जो है वहां तक जाएगी और उसके बाद ये देखिए तस्वीर, ये टर्मिनल जो पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है ये यहाँ पहुंच गई मेट्रो और ये यहाँ से लोग जो है बस पकड़ करके अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। और इसके लिए तमाम जो सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं ताकि किसी तरह की कोई जो है वो समस्या नहीं हो। लेकिन जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखा गया, कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर जो है इसका इंतजार लंबे समय से था और वो इंतजार अब खत्म हो गया है। जनता टीवी के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको बता दें कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन ने 5 साल की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने बताया कि 2020 से 2025 के दौरान बिहार में ब्रिज और रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की गई और राज्य में सड़क और पुलों का व्यापक जाल बिछाया गया है। वर्तमान में किसी भी स्थान से पटना पहुंचने में औसतन 5 घंटे लगते हैं, जबकि विभाग ने साल 2027 तक इसे 4 घंटे करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि 2020 से 25 के बीच में कई बड़ी उपलब्धियां डिपार्टमेंट की रही है। हम जहां बिहार में सड़कों के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा ध्यान रहा, उसके कारण हम लोगों ने जो किलोमीटर की दुनिया को घंटों में जो लंबे
6 घंटे 5 घंटे में लगते थे और उनको 2 घंटे 3 घंटे में पहुंचाने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा कि पटना पहुंचने में पहले 6 घंटे फिर 5 घंटे और अब 4 घंटे पे भी जो उनका ध्येय था उसके पार्टी लगातार काम कर रहा है। और 2027 के उस रोड मैप पे भी 2027 में कैसे हम 4 घंटे के अंदर यहाँ के किसी भी भाग से राजधानी पहुंच सके, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 20 से 25 के बीच में जिन योजनाओं को लिया गया है उनको पूरा लक्ष्य उसको बनाने की जरूरत है। बहुत बड़ा योजना आप कह सकते हैं पटना डोरी, जो लंबे समय से हम लोग प्रशिक्षित था, उसका उद्घाटन हुआ। हम लोग कह सकते हैं उनका सिमरिया जो बड़ा लंबे समय से चल रहा था, 17 में हम लोगों ने उसको प्रयास किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने उनको कई एक्सप्रेसवे का सौगात की, केंद्र सरकार से भी मिला, माननीय और कहीं ना कहीं केंद्र का ध्यान बिहार के बड़े योजनाओं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी हवा का रुख भी साफ होता नजर आ रहा है। हाल ही के सर्वे लगातार दिखा रहे हैं कि महागठबंधन पीछे छूटता जा रहा है, जबकि एनडीए की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला गठबंधन पिछड़ रहा है? क्या है इसके पीछे कारण? देखिए हमारा ये खास विश्लेषण। चुनाव से पहले सर्वे में पिछड़ा महागठबंधन। बिहार में नहीं चल रहा राहुल तेजस्वी की जोड़ी का जादू। सर्वे और ओपिनियन पोल ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सिर्फ कुछ ही महीनों की दूरी पर है और सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। हाल के सर्वेक्षणों में साफ झलक रहा है कि महागठबंधन जनता का भरोसा जीतने में पीछे रह गया है, जबकि एनडीए लगातार बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव ने इस गठजोड़ को और मजबूत कर दिया है। वहीं विपक्षी खेमे में चेहरा, नैरेटिव और रणनीति सब कुछ बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। यही वजह है कि अलग अलग सर्वे एजेंसियों के अनुमानों में चुनावी हवा महागठबंधन के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में बहती दिखाई दे रही है और बिहार चुनाव में महागठबंधन लगातार पिछड़ रहा है। मोदी नीतीश के चेहरे के आगे नहीं टिक पाया कोई। बिहार की राजनीति में चेहरों का असर हमेशा निर्णायक रहा है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और सीएम नीतीश कुमार की प्रशासनिक पकड़ ने चुनावी समीकरण को बदल दिया है। सर्वे बताते हैं कि नीतीश का अनुभव और मोदी का करिश्मा मिलकर एनडीए को मजबूत बना रहे हैं। इसके आगे महागठबंधन का कोई चेहरा बराबरी नहीं कर पा रहा। तेजस्वी यादव जरूर एक संभावना के तौर पर उभरकर सामने आए हैं, लेकिन विभिन्न ओपिनियन पोल में मोदी नीतीश की जोड़ी जनता को ज्यादा भरोसेमंद लग रही है। तेजस्वी यादव पर कंफ्यूजन, महागठबंधन में टेंशन। वोटर अधिकार यात्रा की जबरदस्त सफलता के बाद में महागठबंधन के पिछड़ने का एक बड़ा कारण चेहरे पर कंफ्यूजन भी है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन उनके नेतृत्व को लेकर जनता और सहयोगी दलों यानी दोनों में भ्रम है। कई बार उनके बयानबाजी और रणनीति को लेकर सवाल उठे हैं। अलग अलग सर्वे अनुमानों में युवा नेता होने के बावजूद वो अभी तक स्थायी विश्वास पैदा नहीं कर पाए। यही कारण है कि कभी उन्हें सीएम के विकल्प के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, तो कभी विपक्षी खेमे में भी असहमति झलकती है। ये कंफ्यूजन महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी के नाम पर अब तक कांग्रेस ने सहमति नहीं दी है। महागठबंधन के मिशन बिहार में नैरेटिव का अभाव। दरअसल हर चुनाव एक नई कहानी मांगता है, एक ऐसा मुद्दा जो जनता से जुड़ सके, लेकिन महागठबंधन अभी तक कोई ठोस नैरेटिव करने में नाकाम रहा है। ना रोजगार का ठोस एजेंडा, न शिक्षा स्वास्थ्य पर स्पष्ट विजन, केवल
नीतीश विरोध या मोदी विरोध से जनता को साधा नहीं जा सकता, जबकि एनडीए लगातार विकास, स्थिरता और नेतृत्व की लाइन पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है। महागठबंधन के सामने जनसुराज की महाचुनौती। दरअसल महागठबंधन के सामने इस बार सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि जनसुराज भी एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा ने बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प पैदा कर दिया है। हालांकि चुनावी नतीजों में इसका बड़ा असर कितना होगा ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव महागठबंधन पर साफ दिखाई दे रहा है। युवा और पढ़े लिखे तबके में पीके की बात सुनी जा रही है। इससे विपक्ष के वोट बैंक में सेंध पड़ सकती है। सर्वे बता रहे हैं कि खासकर शहरी और शिक्षित मतदाताओं में पीके का काफी क्रेज है। ओवैसी बिगाड़ेंगे महागठबंधन का खेल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में सीमांचल इलाका हमेशा से टारगेट रहा है। यहां मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ बढ़ रही है और इसका सीधा असर महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ रहा है। विभिन्न ओपिनियन पोल के अनुसार सीमांचल में आरजेडी को मुस्लिम यादव समीकरण पर हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन ओवैसी की सक्रियता इस समीकरण को कमजोर कर सकती है। ये भी महागठबंधन की हार की एक बड़ी वजह बन सकता है। हालांकि ओवैसी ने कुछ सीटों की मांग के साथ महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जरूर जताई थी, लेकिन महागठबंधन ओवैसी की मांग से सहमत नहीं। नतीजा ये हुआ कि ओवैसी महागठबंधन से अलग हैं और जाहिर है कि इससे मुस्लिम वोटों पर असर पड़ना ही है। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सहयोगी दल कांग्रेस है। राज्य में कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है और उसकी जमीनी पकड़ नगण्य है। कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा तो बनती है, लेकिन कोई बड़ा वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। इस बार भी कांग्रेस की भूमिका यूपीए के सहारे वाली ही दिखाई दे रही है, जो गठबंधन को और कमजोर कर रही है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी, तेजस्वी की नेतृत्व चुनौती, कांग्रेस की कमजोर उपस्थिति और नए राजनीतिक खिलाड़ियों ने विपक्ष के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जनसुराज और ओवैसी जैसे फैक्टर ने महागठबंधन की जमीन और कमजोर कर दी है। सबसे बड़ी कमी महागठबंधन के पास कोई ठोस नैरेटिव का न होना है। ऐसे में यही कारण है कि चुनावी हवा में एनडीए मजबूत और विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार चुनाव नजदीक आते आते सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इसी बीच 2 दिनों तक पटना में चली बीजेपी की बैठक रविवार देर शाम संपन्न हुई। इस बैठक में क्या कुछ तय हुआ, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन। चुनाव समिति की बैठक में 110 सीटों पर हुई चर्चा। टिकट बंटवारे समेत कई अहम मुद्दों पर तय हो गई बात। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पटना में भाजपा की राज्य चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। रविवार को पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बिहार चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन रहा। बैठक में बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, संगठन महामंत्री विनोद तावड़े, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, आलाकमान लेगा फैसला। 2 दिनों तक चली इस बैठक में कुल 110 सीटों पर विचार किया गया। हर सीट के लिए 1 से अधिक संभावित नामों पर चर्चा की गई। अब इन नामों की स्क्रूटीनी दिल्ली में होगी और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस मीटिंग में सीटों पर चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने सुझाव दिया कि हमारा प्रत्याशी हर सीट पर मजबूत हो और जीतने में सक्षम हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। जो सीटें हमारे हित में होगी उन पर भी आगे चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि टिकट किसका कटेगा और किसे मिलेगा, इसका फैसला सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही किया जाएगा। और आज हम लोगों ने
जितने भी सिटिंग सीट थे, सभी सिटिंग सीट पर हम लोगों ने चर्चा पूरा कर लिया और हमारे प्रदेश चुनाव समिति के जितने भी सदस्य मौजूद थे, सब लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया। बहुत ही विस्तृत तरीके से एक एक सीट पर जो हमारा सिटिंग सीट है उस पर चर्चा हुआ और प्रदेश चुनाव समिति के सभी सदस्यों का एक ही मत था कि किसी भी परिस्थिति में हमारा उम्मीदवार इतना मजबूत हो कि हम एक एक सीट भारी मत से जीतने का। बीजेपी ने 2020 के चुनावों में 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 75 पर जीत हासिल की थी। जायसवाल ने कहा था कि चर्चा हमारी बची हुई है, मौजूदा सीटों के साथ साथ पिछली बार हारी हुई सीटों पर केंद्रित होगी। जायसवाल ने कहा था कि जिन उम्मीदवारों का प्रदर्शन अच्छा रहा और जिनका कोई मजबूत विरोधी नहीं है, उन्हें दूसरी बार मौका दिया जा सकता है, लेकिन बाकी को नए चेहरों से बदलना पड़ सकता है। घोषणा पत्र, सुझाव और रथ रवाना, वेबसाइट भी लॉन्च। आपको बता दें कि रविवार को ही बीजेपी ने घोषणा पत्र, सुझाव और रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आम लोगों से सुझाव लेने के लिए 243 विधानसभा क्षेत्रों में सुझाव पेटियां, गाड़ियां भेजी गई हैं। जनता QR कोड या फॉर्म भरकर अपने सुझाव दे सकती है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विकसित बिहार वेबसाइट को भी लॉन्च किया। बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर घोषणा पत्र तक हर मुद्दे पर गहन चर्चा की जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 75 सीटों पर सफलता हासिल हुई थी। वहीं इस बार बीजेपी का लक्ष्य है कि इस बार बिहार में किसी भी तरह पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर हो और इसीलिए चाहे सीटें शेयरिंग या टिकट बंटवारा, बिहार में बीजेपी हर कदम बहुत सोच समझकर उठाती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस का। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के बाहर स्वर्गीय देवचरण सिंह की प्रतिमा का किया उद्घाटन। इस मौके पर कई मंत्री भी रहे मौजूद। पटना में मेट्रो शुभारंभ के मौके पर जेडीयू नेता संजय झा ने दिया बयान, कहा जनता काम पर वोट देगी, डबल इंजन सरकार फिर बनेगी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने नए बिहार का सपना साकार किया। पटना में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बयान, कहा ओवैसी पहेलियां ना पढ़ाएं, पहेलियों से देश नहीं चलता, देश कानून से चलता है। ओवैसी डराने की कोशिश ना करें। पटना में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन और चुनाव को लेकर दिया बयान, कहा महागठबंधन पूरी तरह तैयार, लक्ष्य सरकार बनाना है, बस चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष हो और गरीब वंचितों को पूरा वोट देने का अधिकार मिले। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने दिया बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़े फैसलों की श्रृंखला में मेट्रो एक ऐतिहासिक कदम है, ट्रैफिक समस्या में मिलेगी राहत। वहीं पटना में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जनता को जो चाहिए वो एनडीए सरकार ने किया है, क्या विपक्ष अब विकास के नाम पर वोट नहीं चाहती। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा जनता जितना चाहती थी सरकार ने उससे दोगुना किया और चुनाव विकास के लिए होता है। दिल्ली में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया बयान, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह की अजीब हरकतें सामने आती हैं वो चिंता का विषय है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर सवाल पूछा, नीतीश कुमार को इस हालत में किसने पहुंचाया। साथ ही आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा नीतीश कुमार पूरी तरह अचेत अवस्था में हैं, अब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं, उन्हें रिमोट से चलाया जा रहा है। उनके आसपास के लोग अपने स्वार्थ के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो वहीं दिल्ली में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बयान। कहा, महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव साल के 365 दिन जनता के बीच रहते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। इस बार लड़ाई सरकार बनाने की नहीं बल्कि बिहार की है। पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दिया बयान। कहा, एनडीए गठबंधन पूरी तरह तैयार। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया और विपक्ष को कड़ी टक्कर देगी। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, नहीं है कोई शंका की स्थिति। वे उस समय की कर रही बात जब केंद्र में कांग्रेस और बिहार में आरजेडी की सरकार थी। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने साधा निशाना। कहा, राजनीतिक रूप से लालू तेजस्वी दोनों बीमार। शेखपुरा के भदौस गांव में भूमि विवाद पर हिंसक झड़प। घटना में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। परिजनों का आरोप, 2 चाचा और अन्य ग्रामीणों ने लाठी डंडों से किया हमला। जमुई के बोकार कन्या प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षिका और शिक्षक उत्तम कुमार के खिलाफ ग्रामीणों और बच्चों ने डीईओ कार्यालय का किया घेराव। दोनों पर मनमानी, अभद्रता और मिड डे मील में अनियमितता के लगाए गए आरोप। पूर्वी चंपारण में लगातार बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद। धान, मक्का और गोभी पानी में डूबे। किसानों ने सरकार से मुआवजे और राहत की मांग की। मुजफ्फरपुर के कटरा में बाढ़ के बीच श्रद्धालु ने मां दुर्गा की प्रतिमा पीपा पुल पार की विसर्जित की। वायरल वीडियो ने लोगों को किया भावुक। ग्रामीणों ने स्थायी पुल निर्माण की मांग तेज की। गया जी के धनावा गांव में मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा असामाजिक तत्वों ने तोड़ी। हाथ और चेहरे को पहुंचाया भारी नुकसान। चंद्रवंशी समाज में आक्रोश, पुलिस जांच में जुटी। जमुई के भौराटांड गांव में डीजे पर डांस को लेकर बारातियों और स्थानीय युवकों में झगड़ा। बीच बचाव के दौरान बाराती ने युवक के पेट को मारा चाकू। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। कटरा समेत निचले इलाकों में बाढ़ का घुसा पानी। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों को राहत कार्य में लगाया। औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने और सीआरपीएफ ने 47 डेटोनेटर और तार किए बरामद। नक्सलियों द्वारा छिपाई गई विस्फोटक सामग्री भी की नष्ट। समस्तीपुर में एक मकान से युवक का मिला शव। रूम पार्टनर पर हत्या का शक। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।